हेलो एवरीवन। आज हम रसशास्त्र गोविंद पारिक में से जो गोविंद पारिक का टॉपिक है रसशास्त्र का, उसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और ये वीडियो वन शॉट की वीडियो होगी, ठीक है। मतलब आप इस वीडियो में पूरा का पूरा रसशास्त्र कवर करते हुआ देखेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट है, जितना आगे के लिए चाहिए, जहाँ तक इस गोविंद पारिक बुक से हम निकाल सकते हैं चीज़ों को, है ना, वो मैं आपको यहाँ पे टिक कराने की कोशिश करूँगा और उसको समझने का हम मतलब प्रयास करेंगे कि हाँ ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम पार्ट्स वाली वीडियो होती हैं तो उन्हें हम देखने में थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को, मैंने अभी सोचा नहीं है कितनी बड़ी होगी, तो अभी बनाते हैं इसको। तो जितनी भी देर में ये वीडियो होगी, अगर आप इसको एक बार में ही कंप्लीटली देख ले रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि एक बार में ही आपका पूरा रसशास्त्र गोविंद पारिक से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बाद में ऐसा है कि आप इसको 1.5x पे करके देख लो, ठीक है, तो उससे ये बहुत जल्दी क्लियरेंस आ जाएगा, ठीक है। और आपके AIPGT का टेस्ट अभी होने वाला है, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्म करें और कोई भी प्रॉब्लम बीच में ना आए, इसके लिए श्री राम से हम दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। भगवान का नाम लेकर इसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रसशास्त्र का इन्होंने अलग से दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने कुछ बात कही है कि कुछ प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक। रसशास्त्र में जो स्टार्टिंग में कुछ पुस्तकें हैं, उनके और उनके लेखक के नाम हमें पता होने चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ठीक है, और बताऊँगा। सबसे पहली ये आनंद कंद, ठीक है। जो आनंद कंद पुस्तक है मंथान भैरव की, है ना, ये काफ़ी अच्छी मानी गई है रसशास्त्र के लिए और पुरानी भी है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आती है भैषज रत्नावली, गोविंदनाथ सेन। गोविंदनाथ सेन 20वीं सदी के एक काफ़ी जाने माने राइटर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में यह गोविंदनाथ सेन की भैषज रत्नावली बहुत फेमस, ठीक है। भैषज रत्नावली काफ़ी फेमस बुक है, ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये गोरक्ष संहिता जो है गोरखनाथ की, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रस चूड़ामणि, ठीक है, शंकर ने लिखी है। रस चिंतामणि अनंत देव सूरी ने लिखी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रस तरंगिणी सदानंद शर्मा की बुक, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रस रत्न समुच्चय जो कि वाग्भट ने लिखी है, और मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो यह है रस भागवत ने लिखी है, ठीक है। रस भागवत यहाँ पे लिखा नहीं, जरा याद रखिएगा, अपने पेंसिल से जैसे लिख सकते हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। रस भागवत ने लिखी है। उसके बाद रस हृदय तंत्र भिक्षु गोविंद पादाचार्य की बुक। ये रस आर्णव और रस अमृत, ये थोड़ी लेस इम्पोर्टेंट है बट पूछ लिए जाते हैं दोनों। लेकिन जो रसामृत के जो राइटर हैं यादव जी त्रिकम जी, इनका हमें थोड़ा याद रखना है। इन्होंने जो और भी बुक्स लिखी हैं, है ना, तो इनका काफ़ी योगदान रहा है और ये अभी कुछ समय पहले के ही राइटर रहे हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी आती है रसेंद्र चूड़ामणि सोमदेव के द्वारा, और रसेंद्र मंगल ग्रंथ जो है, जो हमारे नागार्जुन ने लिखा है, ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है रसेंद्र सार संग्रह गोपाल कृष्ण भट्ट का, ठीक है, रसेश्वर दर्शन सायण का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि बस इतना ही सही है, ठीक है। रस चिंतामणि, फिर यहाँ तक आपका, यहाँ तक इन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि हाँ इतनी बुक्स हमको याद रखनी है।
याद सभी रखनी है, क्योंकि देखो जो मैंने टिक कराई हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं इजीली, ताकि जो जो भी हमें एक बार देखा हुआ मिल जाए एमसीक्यूज़ को हम लगा लेते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे उसी के हिसाब से। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे रसशास्त्र का विकास। ठीक है, रसशास्त्र का विकास। रसशास्त्र का विकास जो हम जानते हैं बहुत, कि रसशास्त्र का विकास जो हुआ था हमारा 8वीं सदी जो थी हमारी, उसके बाद से मतलब लाइट में आया है कि हाँ रसशास्त्र भी कोई चीज़ होती है। रस औषधियों का प्रयोग 8वीं 9वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा मिलने को दिखता है, लेकिन इसकी जो संहिताएं हैं जो पहले से लिखी जा रही थी, कुछ संहिताओं में पाया जाता है कि ये 5वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए इसका प्रारंभिक काल 5वीं सदी से 8वीं सदी तक बताया है, मध्यकाल जिसमें 9वीं से 12वीं सदी, प्रौढ़ काल जिसमें काफ़ी बड़ा पूरा 13वीं और 15वीं सदी का था, आधुनिक काल में ये 16 से अब तक चलता आ रहा है। ठीक है, इस काल को हमने आधुनिक काल माना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें रसशाला में विभिन्न दिशाओं के करने योग्य कर्म, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये वाला, रसशाला में विभिन्न दिशाओं में करने योग्य कर्म, ये 10 कर्म हैं। ठीक है, 10 के 10 कर्म हमको पता होने चाहिए कि पूर्व दिशा में क्या करते हैं, एक सेकेंड, पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 10 हमारी 10 होती हैं, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, इसने एक कम लिखा है। ठीक है, एक जो होगा वो मैं देख के बता दूंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद, है ना। एक सेकेंड, स्थापन, धोना, काटना, अग्नि, छालन वगैरह कर्म का जो है वो अलग और है। ठीक है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं धन्वंतरी भाग। धन्वंतरी भाग हमारे इम्पोर्टेंट है। धन्वंतरी भाग हमारे उसके लिए जितना हमारा वैद्य लेता है अपना पार्ट, उसके भाग का याद रखना है। रस और तेल जितना घृत यूज़ हो रहा है उसके लिए हम जो वैद्य है वो आधा भाग ले लेता है उसका। अवलेह वगैरह होता है उसका 1/8 भाग। ठीक है, जैसे कि हमारा च्यवनप्राश अवलेह या कोई भी अवलेह हो गया। जो भी काष्ठ औषधि हैं हमारी भस्म वगैरह हैं उनकी 1/7 भाग। ठीक है, रुद्र भाग हमारा, रुद्र भाग इम्पोर्टेंट है। रुद्र भाग हमारा 1/11 भाग होता है। ठीक है, जो व्यवसायी वैद्य होते हैं उनको दिया जाने वाला भाग है ये। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अलग टॉपिक। ठीक है, अलग टॉपिक मतलब यहाँ से हम पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मधुर त्रय या फिर त्रय मधुर क्या होता है या मधुर त्रयम क्या है। ठीक है, तो एक ही बात है इन तीनों की। ये क्या क्या बोलते हैं इसको, मतलब घी या गुड़ या माक्षिक। ठीक है, माक्षिक, माक्षिक मतलब, माक्षिक का मतलब होता है मधु। ठीक है ना, माक्षिक मतलब एक्चुअली माक्षिक मतलब होती है मक्खियाँ, उनसे जो निकाला गया है वो मधु टाइप, शहद एक्चुअली। ठीक है ना, घी गुड़ और शहद, मधु और शहद एक ही बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और नीचे फिर दूसरा वाला, दूसरा इन्होंने देखा है पंचामृत। पंचामृत में हमारे पास क्या आ जाता है, गौ, 5 चीज़ें जो होती हैं, गौ दुग्ध, दधी, गौ के दूध से बनी वाली दधी, उसका घृत, फिर मधु और फिर शर्करा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पंचगव्य। पंचगव्य मतलब वही 5 गाय की चीज़ें। ठीक है ना, कौन कौन सी, गौदुग्ध, दधी, घृत, गोमय, गोमूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्षीर त्रय। ठीक है, क्षीर त्रय याद रखे, वैसे कोई इतना नहीं है बट ठीक है, हम ये द्रव्य गुण वगैरह में देख लेते हैं। द्रावक गण, क्षार द्वय, है ना, क्षार त्रय, यहाँ पे इनको इतना टिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्षार त्रय वगैरह है, सर्जी क्षार, अवक्षार, सौभाग्य, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, किसमें द्रव्य गुण वगैरह में आ जाते हैं। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा त्रिलोह, ये हमें याद रखना है। त्रिलोह क्या होता है, ठीक है, त्रिलोह स्वर्ण रजत ताम्र को बोलते हैं। पंचलोह में नाग और वंग को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको पंचलोह बोला जाएगा। और इन्होंने एक और चीज़ बोल दी है यहाँ पे, गहांग पंचलोह। ठीक है, स्वर्ण रजत ताम्र वंग, इसमें नाग की जगह क्या है, इसमें नाग की जगह हमारे पास, नाग की जगह हमारे पास कृष्ण आयास है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं त्रिगंधक।
ठीक है। त्रिगंधक में गंधक, हड़ताल, मनशिला, ठीक है, इसका हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद कज्जली, कज्जली का ये श्लोक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुर्भ्य गंधकाश्च निर्दैव मार्जितो रसा सुलक्षणम कज्जलो वसु कज्जलद इत्यभिधीयते, ठीक है, इसको कज्जली बोला जाएगा। ये श्लोक याद रखना है, ठीक है। हाँ, श्लोक इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट श्लोक है ना वही इन्होंने यहाँ पे मार्क कराए हैं, तो ऐसा इजीली आप इनको मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे एक कंसेप्ट इन्होंने बताया है कि मृत लोह, सॉरी इससे पहले कुछ बोला है इन्होंने, पारद के साथ किसी धातु को बिना द्रव के मर्दन करने पर बना पदार्थ क्या होता है, ये होता है हमारा कज्जली, ठीक है ना, ये वाला पारद और गंधक वाला, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मृत लोह। मृत लोह क्या होती है हमारी, मृत लोह है हमारी किसी धातु भस्म को तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ के बीच में हमने रख के क्या किया, उसका मर्दन कर दिया, उस पर अगर उंगलियों के रेखा बन जाती हैं तो प्रविष्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, मृत लोह, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। मर्दन कर दिया है तो उसे क्या बोलेंगे, मृत लोह। और किस में प्रविष्ट हो जाए, रेखाओं के मध्य में प्रविष्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, पंचमृत्तिका। पंचमृत्तिका में 5 चीज़ होती हैं, स्टिका, गैरिक, लवण, भस्म, वाल्मीकि। वाल्मीकि मृत्तिका एक ही बात है, ठीक है ना, भस्म लवण, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मित्र पंचक। मित्र पंचक क्या है हमारा, घी, गुंजा, टंकड़ व गुड़। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद शुद्धावर्त, श्वेत वर्णी अग्नि जिस पर प्राय सभी धातुएं पिघल जाती हैं, वह अग्नि जिस पे कोई भी धातु डालेंगे तो पिघल जाए, उसको शुद्धावर्त बोलते हैं। वारितर वर्ड यहाँ पे फिर से आया है, वारितर वर्ड फिर से भस्म के लिए आया है। 2 वर्ड आते हैं भस्म के लिए, वारितर और एक मृत लोह, और एक और आएगा, ठीक है ना, वो हम देखेंगे, जिससे कि भस्म की जांच होती है। भस्म को जल में डालने पर उसका तैरते रहना वारितर बोलते हैं, ये भस्म की जांचों के लिए होता है, ठीक है ना, इसको इम्पोर्टेंट से टिक कर लीजिएगा। अपुनर्भव, ठीक है, धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ दमन करने पर भस्म का अपने प्राकृत रूप में नहीं आना। धातु भस्म को हमने मित्र पंचक के साथ, जो मित्र पंचक क्या था हमारा यहाँ पे, मित्र पंचक था ये, ठीक है ना, धातु भस्म हमको मित्र पंचक के साथ क्या कर दिया, मिला दिया, दमन कर दिया उसका। भस्म अपने प्राकृत रूप में नहीं आना, अगर नहीं आ रही है तो उसका अपुनर्भव उसका संज्ञा दी जाएगी, मतलब पुनः वो भस्म अपने रूप में नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पास एक वर्ड है निरुद्ध, ठीक है, निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब है धातु भस्म को रौप्य के साथ दमन करने पर भस्म का रौप्य के साथ नहीं चिपकना। 2 वर्ड अलग अलग हैं यहाँ पे। अपुनर्भव में क्या बोला है, अपुनर्भव में उन्होंने बोला है प्राकृत रूप में नहीं आना, और वहीं उन्होंने बोला है कि भस्म का रौप्य के साथ नहीं चिपकना। यहाँ पे जो भस्म है, देखो मान लो ये भस्म है, ये पॉइंट वाला, ये वाला भस्म है, ठीक है, और हमारा प्लस हमने क्या किया, मित्र पंचक ऐड कर दिया, उसमें मित्र पंचक ऐड करने के बाद वो नॉर्मल नहीं हुई, ठीक है ना, नॉर्मल मतलब जो स्टार्टिंग वाला भस्म था वो नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल नहीं हुई है, तो हमारे ये वारितर है, ये चेक हुआ है, ठीक है। और निरुद्ध क्या है, निरुद्ध ये है कि जो हमने ये भस्म थी उसे हमने ऐड किया किसके साथ, रौप्य के साथ, और उसने रौप्य के साथ कोई भी नहीं बनाया है मिलके, रौप्य और भस्म अलग अलग रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कि हमारी भस्म निरुद्ध है, ठीक है। याद रहेगा हो है। आवाप या प्रतिवाप। आवाप या प्रतिवाप होता है किसी की धातु को द्रव रूप में परिवर्तित करके उसे किसी अन्य को चूर्ण को डालना, ठीक है ना। फिर दूसरा वर्ड यहीं पे आता है आवाप और निर्वाप, दोनों हमें याद रखने हैं। किसी धातु को रक्त तत्व गर्म करके किसी द्रव में बुझाना, रक्त तत्व करके किसी भी द्रव में हमने उसे बुझा दिया, मतलब गर्म करा बहुत ज़्यादा, जब तक रेड हॉट हो जाता है वो, ठीक है, उसके बाद हमने उसे उस द्रव में डाल दिया तो उसको निर्वाप कहते हैं। वहीं ढालन शब्द आता है, ढालन मतलब किसी धातु को पिघलाकर किसी द्रव में ढालना। दोनों वर्ड थोड़े से सेम लगते हैं, ठीक है ना, बट हैं अलग अलग, निर्वाप और ढालन, ठीक है। निर्वाप में क्या है हमारा, निर्वाप में है हमारा बुझाना, द्रव, मान लो ये द्रव भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, उस द्रव में हमने धातु डाल दी, एक तो ये हुआ। दूसरा है ढालन, मतलब
ऐसे करके एक कटोरी बनी हुई है, ठीक है ना। कटोरी में हमने द्रव भर दिया, तो जो द्रव कटोरी का रूप ले लेगा तो उसको बोलते हैं कि ढाल दिया, हमने कटोरी के रूप में उसे ढाल दिया है, ठीक है ना। दोनों वर्ड थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ये ढालना है, इसमें है बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुक्ल वर्ग में कौन कौन से द्रव्य आते हैं। वो है सुधा, कर्मप्रस्थ, शंख, शुक्ति और वराटिका, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विभिन्न यंत्र व उनके कर्म, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ज़रूर याद रखिए। इनके यंत्रों के कर्म क्या होते हैं। यंत्रों के कर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी यंत्रों के कर्म, एक एक यंत्र के कर्म इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं यहाँ टिक नहीं करूँगा, आपको सभी याद रखने हैं, ठीक है। दोला यंत्र, दोला यंत्र किस लिए होता है, स्वेदन के लिए। डमरू यंत्र हमारा किस लिए होता है, रसबंधनार्थ, पारद संख्या, उर्दू पारद या उसका उर्दूपातन के लिए हम डमरू यंत्र का यूज़ करते हैं। स्थाली यंत्र का, पालिका यंत्र का, स्वेदनी का स्वेदन के लिए, और स्वेदनी यंत्र का गंधक के शोधन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो है हमारा बालों का यंत्र। बालों का यंत्र किस लिए यूज़ होता है, गंधक जारण के लिए, ठीक है, और कुपीपक्व रस्म निर्माण के लिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भालुका यंत्र का बहुत थोड़ा टिक करा दिया है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो पातना यंत्र है वो याद रखना है, हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए। भूधर यंत्र यहाँ पे गंधक के अंतर्धूम जारणार्थ के लिए है। पाताल यंत्र गंधक तैल भल्लातक तैल प्राप्ति हेतु के लिए। कच्छप यंत्र विड सहित पारद जारनाथ, पारद से ग्रस्त धातुओं की गर्भ द्रुति के लिए। कच्छप यंत्र से क्या करते हैं हम, कच्छप यंत्र से होगा हमारे लिए गर्भ द्रुति के लिए, एक वर्ड आता है द्रुति, ठीक है ना, द्रुति के लिए, ओके। तुला यंत्र गंधक जारनाथ के लिए। दीपिका यंत्र पारद का अतिपातन के लिए। कंदुक यंत्र तेल निष्कर्षण के लिए। वहीं गर्भ यंत्र पारद प्लस गंधक की पिष्टि बनाकर मारण के लिए यूज होता है, ठीक है। आकाश पातन यंत्र अर्क निष्कासन हेतु, इसको याद रखना है। और हंस पाक यंत्र विड पाक के लिए, ठीक है। एक सेकेंड जरा सा, इसमें क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद वल्लभी यंत्र, वल्लभी यंत्र किसके लिए, उत्थापन संस्कार के लिए। और सोमानल, ये हमें याद रखना है, कौन सा, सोमानल यंत्र अभ्रक जारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रस तरंगिणी में 32 यंत्र बताए हैं, वहीं रसरत्न समुच्चय में 32 बताए हैं, रस तरंगिणी में 20, आयुर्वेद प्रकाश में 41, पारद संहिता में 45 यंत्र। सबसे ज़्यादा यंत्र हमें किस में बताए हैं, पारद संहिता में, ये बात हमको थोड़ी पता होनी चाहिए। और सबसे ठीक है, बस पुट की बात करें, पहली बात तो हमें पुट की संख्या पता होनी चाहिए, 10 बताई है, कितनी, किसने, रसरत्न समुच्चय ने, ठीक है। उसके बाद हमें जिस भी पुट का बात कर रहे हैं हम, उसमें यूज़ होने वाले कितने वन्य उपबल हैं, मतलब कितने उपले हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे महापुट में 1500 उपबल 2 हस्त के प्रमाण तक यूज़ होगा लोह और अभ्रक की भस्म के लिए। वहीं गजपुट में 1000 वन्य उपबल 1 राजहस्त के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, और लोह, अभ्रक, माक्षिक, विमल, शंख, शुक्ति, गोदंती भस्म के निर्माण के लिए, ठीक है। वराहपुट में क्या करेंगे, वराहपुट 500 वन्य उपबल का होगा। कुक्कुटपुट 100 वन्य उपबल का होगा। कपोतपुट 8 वन्य उपबल का होगा। कपोतपुट में यहाँ पे पारद जारण के संदर्भ में आया है, ये हमें याद रखना है। बंदपुट हमारा पारद भस्म निर्माण के लिए। बालुकापुट, भांडपुट हरताल व सोमल भस्म के लिए, ठीक है। ये हमको टिक नहीं करना है, ठीक है ना, ये हमको सिर्फ उपले वाला थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। लावकपुट में 4 कर्ष गोमय की अग्नि से पाक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पर्याय दिए हुए हैं, किस चीज़ के पर्याय हैं, पुट के पर्याय। वराहपुट को क्या बोलते हैं, क्रोडपुट, ठीक है। कपोतपुट को क्या बोलते हैं, मृदुपुट, स्वल्प लघुपुट, ठीक है। ये हमें नहीं देखना है, हमको बस इतना याद रखना है। वराहपुट को क्या बोलते हैं, क्रोडपुट, ठीक है, ओके। अगर कोई पूछता है आपसे कि सामान्यतः पुट की संख्या कितनी होनी चाहिए, सामान्यतः पुट की संख्या 10 से लेकर 100 होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अभ्रक के रसायन कर्म के लिए 100 से 1000, अभ्रक के वाजीकरण के लिए 10 से 500, ठीक है।
अब एक और चीज़, सोमल 1 पुट के लिए आया है, सुक्ति या कपर्द के लिए 3 पुट चाहिए, स्वर्ण और ताम्र के लिए 1 से लेकर 40 पुट। इनको हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, ये भी हमें याद रखना है, दोनों बातें थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है पर है इम्पोर्टेंट, ठीक है। वहीं हम देखते हैं चंद्रपुट व सूर्यपुट का निर्देश प्रवाल व मुक्ता के लिए होता है। इसको बस रेफरेंस के लिए हम टिक कर लेंगे कि जो चंद्रपुट है हमारा और जो सूर्यपुट है, ठीक है, उसका निर्देश है प्रवाल व मुक्ता के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा पुट की समाप्ति होती है इन सभी बातों में। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रमुख मूसा व उनके उपयोग। पहली बात, इन्हें हमें पहले उनकी संख्या पता होनी चाहिए, जैसा कि हमने पुट में बोला था, है ना। पुट की संख्या कितनी थी हमारी? पुट की संख्या थी हमारी 10। किसके अनुसार? रसरत्न समुच्चय के अनुसार, रसरत्न समुच्चय के अनुसार, ठीक है। और मूसा की संख्या है हमारी 17। यह भी संख्या रसरत्न समुच्चय के अनुसार ही है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे दे रखे हैं हमारे 10 मूसा। इन सब में हमें एक चीज़ याद रखनी है, पहली तो ये वृत्तांक मूसा को टिक कर लेना। वृत्तांक मूसा काफ़ी पूछा जाता है। एक सेकेंड, वृत्तांक मूसा, ओके। खरपट सत्व पातन के लिए महामूसा कर्पूर लोह द्रावणार्थ के लिए, वज्र मूसा सत्व पातनार्थ के लिए, गोस्तनी मूसा भी सत्र द्रावण के लिए, ठीक है। वहीं हम देखते हैं उसका कि वज्र द्रावणी मूसा, योग मूसा, गार मूसा, ठीक है। गार मूसा में हमें क्या देख रहे हैं कि गार मूसा किस लिए इम्पोर्टेंट है? 2 याम तक अग्नि सहन कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। वर मूसा, वर्ण मूसा, विड मूसा, मंडूक मूसा और मूसल मूसा, ठीक है। इन सब की हमें यहाँ पे दे रखे हैं। 1 याम तक की अग्नि सहन करने वाला, लंबाई देह योग, ठीक है। ये हमें यहाँ तक याद रखना है ना। जस्ट जनरली पढ़ लेना, इसका नाम पता होना चाहिए और 2-3 मूसा के बारे में ज़रूर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोष्ठी कितने प्रकार की है हमारी बताई गई है? 4, ठीक है। ये हमें याद रखना है रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग। इसमें 4 कौन कौन सी हैं? 4 हैं हमारी अंगार कोष्ठी, ठीक है, पाताल कोष्ठी, अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, गार कोष्ठी, मूसा कोष्ठी, ठीक है। अब अंगार कोष्ठी किस लिए चाहिए? राजस प्रमाण के बराबर होती है, अर्धयाम चौड़ी होती है, अभ्रक माक्षिक विमल तुत्य से धातु निष्कार्थ के लिए, स्वर्ण रजत ताम्र व लौह को पिघलाने हेतु उपयोगी होती है अंगार कोष्ठी। पाताल कोष्ठी के बारे में कहा गया है, भूमि में 1 वित्ता गहरा भूमि में हमें एक कोष्ठी बनानी है। मृदु द्रव्य सत्व के पातनार्थ के लिए हमें ये उपयोगी में आती है। वहीं गार कोष्ठी होती है भूमि में 12 अंगुल गहरी, 9 अंगुल ऊपर उठी हुई, और ये मिश्र लोह शोधनार्थ के लिए होती है। ये वर्ड हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, किस लिए होती है? मिश्र लोह शोधनार्थ के लिए, ठीक है। और मूसा कोष्ठी मृदु द्रव्य शोधनार्थ के लिए। मिश्र लोह है तो गार, और मूसा कोष्ठी किसके लिए? मृदु द्रव्य के शोधन के लिए, ठीक है। वंकनाल 2 तरह की होती हैं, बड़ी और एक छोटी नली, ठीक है। बड़ी नली 1 अरथनी की लंबाई और ये 5 अंगुल की लंबाई। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं तो याद रखें, ठीक है ना। संधि बंधन के पर्याय क्या होते हैं? संधि बंधन के पर्याय हैं अंधन, रंध्रण, संलिष्ट, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम शुरू करते हैं पारद, ठीक है। पारद के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता है -35.87, बॉइलिंग पॉइंट हमारा -357 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है हमारा? -30 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। परमाणु बंधन संहिता, ठीक है, इसकी 2 है, जैसा कि हमें पता है Hg2Cl2 होती है, ठीक है ना, जो मोस्ट कॉमन है Hg2Cl2, है ना, तो 2 आती है इसकी, ठीक है। स्टार्टिंग से हम पढ़ते आते हैं ना, Hg2Cl2, ओके। इसका परमाणु क्रमांक, भार, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व 13.56, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ओके। क्षेत्र भेद से पारद के भेद हमें 5 बताए हैं, किसने? ये भी रसरत्न समुच्चय ने बताए। जहाँ पे भी नंबर आ रही है बात नंबर की, और वो किसने दिया है हमें ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्र भेद से पारद के भेद: रस रक्त वर्ण के, ठीक है, रसेंद्र कपिश श्याम वर्ण के, सूत ईशत पीत वर्ण के, और पारद शुभ्र वर्ण के। और अगर मिश्रक है यहाँ पर तो मयूर चंद्रिका श्याम,
ये वर्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। या फिर मयूरकंठश्याम षष्ठक के लिए आया है, सॉरी, मयूर चंद्रिकाश्याम मिश्रक वर्ण के पारद के लिए आया है और मयूरकंठश्याम षष्ठक के लिए आया है, ठीक है। पारद की पूजा, पारद के पूजा में पारद भक्षण, स्पर्श, ध्यान, दान, सर्वोपचार 5 होती हैं, ठीक है ना। पारद संस्कार कितने होते हैं? 18। श्लोक हमको पता है, श्लोक में जो कि एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। पारद का संस्कार इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। श्लोक देखते हैं। श्लोक बोला है स्यात् सत्वेन तदन उमर्दम तदनुमर्दन, ठीक है, और मूर्छन, ठीक है। एक तो क्या हुआ यहाँ पे स्वेदन पहला, दूसरा क्या हुआ मर्दन, उसके बाद फिर मूर्छन, फिर उत्थापन, पातन, फिर रोध, नियमन, ठीक है, फिर सदीपनम, गगन भक्षणम, मानमत्र संचारणम, तदनु गर्भता द्रुतिश्च, यहाँ पे ये द्रुति है, ठीक है ना, द्रुतिश्च, बाह्य द्रुतिश्च, सूतक जारणा स्यात्, रागस्तथा सारण कर्म पश्चात, संक्रामण वेद विधि शरीरे योगेस्त अष्टादश अत्र कर्म, ठीक है। शरीर योग के लिए जो 18 कर्म किए जाते हैं विधि वेद से, है ना, वो सब यहाँ पर तक दिए रखे हैं, संक्रामण तक, ठीक है ना। श्लोक ना हो याद तो आप हिंदी में देख के याद कर सकते हैं उनको, ठीक है, बट श्लोक हो तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा से बताए हैं इन्होंने, स्वेदन जो है, स्वेदन, दीपन व नियमन संस्कार दोला यंत्र में किए जाएंगे, ठीक है। मूर्धन व मूर्छन जो है वो तप्त खल्व यंत्र में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप टिक कर लीजिएगा। कैसे? स्वेदन, दीपन व नियमन ये किस में करे जाएंगे? दोला यंत्र में। मर्दन, मूर्छन व संस्कार किस में? तप्त खल्व में, ठीक है। उत्थापन संस्कार किस में करे जाएंगे? ऊर्ध्वपातन यंत्र में, ठीक है। पातन संस्कार किस में करे जाएंगे हमारे? ऊर्ध्वपातन में या फिर अधपातन यंत्र में, ठीक है। वहीं रोधन संस्कार कहाँ करे जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, कांच कूपी में द्रव्य स्थापन करते हैं, ठीक है। अब पारद संस्कार का फल क्या होता है? हमने पारद के संस्कार कर दिए तो उनसे फल क्या क्या प्राप्त होगा हमें, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्वेदन कर देंगे तो मल का शैथिल्य हो जाता है, स्वेदन से स्वेदन कर लोगे तो मल शिथिलता आ जाएगी, ठीक है ना। बहिर्मल का, बाहर के मल का विनाश हो जाएगा। वहीं मूर्छन के लिए बोला है दोष त्रय विनाशम, तीनों दोषों का विनाश करने वाला होता है। मूर्छन करने देंगे तो तीनों दोष जो होते हैं उनका विनाश हो जाएगा, ठीक है। पारद में से उन तीनों दोषों की अगर कोई भी दुष्टि हो रही है तो वो सही हो जाएगी। उत्थापन, मूर्छा व्यापित नाशम, है ना। पातन करेंगे तो ऊर्ध्व करेंगे, नागवंग का परित्यक्त्य हो जाएगा। अध में नागवंग शंका मुक्ति हो जाएगी। रसायन योग भवेद, वर्ड आए रसायन योग्यो भवेद, ठीक है, मतलब रसायन के लिए प्रयुक्त होने के लिए वो सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक करेंगे तो कर्मकारी भवेद ध्रुवम, ठीक है, कर्मों के लिए, अनेक कर्मों के लिए वो प्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोधन मतलब वीर्य प्राप्तोन्मुत्यम, ठीक है, वीर्य मतलब उसकी वीर्यता बढ़ जाएगी। नियमन में चपलत्व निवृत्ते, जितने उसका चपल एक दोष होता है पारद का तो उसका चपल दोष खत्म हो जाएगा। वहीं दीपन में होगा तो ग्रासर्थी जायते सूतम दीपनम वीर्य तेजम वृद्धि। याद रखना है कि एक चीज़ में और आई थी, इसका वीर्य बढ़ाने यहाँ पे, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ, जो यहाँ पे आया था वीर्यम प्राप्त, यहाँ पे वीर्य की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना, वीर्य प्राप्त, यहाँ पे वीर्य तेज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वीर्य की वृद्धि हो रही है दीपन में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम पारद की गति। पारद की गति होती है हमारी 5, हमें याद होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। जल गति, मल, हंस, धूम और जीव गति, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है ना। पारद के बंधन हमारे 25 बताए गए हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसको श्लोक को याद रखना है। कैसे देखते हैं, अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हठारोटो तथा आभासम क्रियाहीनिश्च पिष्टिका, क्रियाहीन के बाद पिष्टि बन जाती। क्षार घोटश्च पोटश्च कल्कबंधश्च कज्जली, है ना। सजीवश्च निर्जीव निर्बीजश्च सबीजीवक, सबीजक। श्रृंखला द्रुति बंधो च बालकश्च कुमारक, तरुणश्च तथा वृद्धो मूर्तिबद्धस्तथा अपरः। जलबंध अग्निबंधश्च सुसंस्कृत कर्ता अभिध, ठीक है। महाबंध
महाबंधव अभिशति पंचविंशति ऋता, ठीक है, पंचविंशति मतलब 25 है, ठीक है ना। तो ये पारद के बंध हैं, है ना। देखो 25 के 25 किसी को याद नहीं होते, ये सच्चाई वाली बात है, ठीक है। जितने आपको याद हो रहे हैं, जैसे भी आप याद हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनमें से कुछ बंधों के उपयोग बताए गए हैं, है ना, वो हैं जो आपको याद रखने हैं, वो देख लेते हैं। इसमें द्रुति का है पहले तो, असाध्य रोग हर है, असाध्य रोगों को हरने वाले होता है अगर द्रुति वाला बंध है, ठीक है ना। और पहला भी याद रखना है आपको, हठ या आवास बंध में हानिकारक प्रभाव होता है, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद देखते हैं हम जालू का बंध। जालू का बंध कितने होते हैं? तीन होते हैं, जल कुकार, वलय कुकार, गुटिका कुकार। अभी क्षीर की भावना से तैयार किया जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्रमाण। प्रमाण थोड़ा सा, ठीक है। प्रमाण यहाँ पे लिखा है, बाला युवती प्रगल्भा। बाला जो होती हैं वो 16 वर्ष तक दी जा सकता है, 8 अंगुल लंबा, 10 अंगुल के लिए 32 वर्ष तक, 12 अंगुल के लिए 50 वर्ष तक दे, ठीक है। अष्टलोह पूजा। अष्टलोह पूजा क्या होती है? अष्टलोह की पूजा होती है अगर पूर्व में तो स्वर्ण व रजत के लिए पूजा की जाएगी। 8 जो हमारे लौह धातु उनकी पूजा किधर साइड करनी है ये बताए। पश्चिम में कांतलोह व वंकी, उत्तर में तीक्ष्ण व मुंडलोह, दक्षिण में ताम्र व नाग रखें, ठीक है। इसकी हेडिंग टिक कर लेना बस, ज़्यादा मतलब एक हेडिंग टिक करोगे तो अंदर का थोड़ा देखने का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद परपटी, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परपटी कल्पना एवं उसके घटक। सबसे पहले हमें एक्चुअली सारी परपटियाँ बतानी चाहिए, जो मेन परपटी हैं वो हम देखते हैं। परपटी में 2 चीज़ याद रखनी है आपको, क्या चीज़ से बनी हुई है, प्लस उसमें मिश्रण उसके कितने भाग से हुआ है, ठीक है। रस परपटी। रस परपटी पारद और गंधक से बनी हुई है और दोनों समान मात्रा में मिला के बनाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं लौह परपटी। लौह परपटी मतलब ऑब्वियसली सी बात है, उसमें पारद गंधक तो होगा ही होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या होगा हमारे पास? कांत लौह, ठीक है। और सभी रेशियो 1:1 में, ठीक है। फिर ताम्र परपटी की बात करते हैं। ताम्र परपटी में पारद गंधक ताम्र 3 चूज तो हैं, पारद और गंधक ज़्यादातर सभी में मिले जाएंगे, ठीक है ना। रेशियो ज़रूर याद रखना है उनका। और फिर वत्सनाभ एक्स्ट्रा है, 3 के रेशियो में फिर 1, ठीक है। फिर स्वर्ण परपटी, पारद गंधक फिर स्वर्ण मिला दिया है इसमें एक्स्ट्रा वाला, ठीक है ना। और इसका रेशियो क्या है हमारे पास? 4, 4 और 1 का, ठीक है। पंचामृत परपटी में 5 चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है हमें, गंधक, पारद, कांतलोह, वज्राभक, भस्म और ताम्र, ठीक है ना। वज्र अभ्रक, अभ्रक जो वज्र वाला लिया है, ठीक है ना। ये हमारा बहुत ईजी है याद करने के लिए। 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर आधा, है ना। इसका रेशियो कम होता चला गया है, ठीक है ना। तो इसी को इसी ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। विजय प्रॉपर्टी में देखा जाए तो विजय प्रॉपर्टी इतनी बड़ी नहीं है, पूछी नहीं जाती है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें गंधक, पारद, रौप्य, स्वर्ण, वैदूर्य और मुक्ता होता है, हमें इतना याद रखना है। लास्ट के दोनों में 1/4 है, बाकी हाफ होता चला जा रहा है, ठीक है ना। सीरीज याद रखोगे तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास गगन प्रॉपर्टी। गगन इंपॉर्टेंट है, गगन पर्याय है हमारा अभ्रक का, ठीक है। तो इसलिए पारद, गंधक और अभ्रक, ठीक है, 2:1 की रेशियो में। बोल परपटी में बोल चूर्ण होता है। श्वेत परपटी में सूर्य क्षार, श्वेत परपटी इंपॉर्टेंट है। और सप्तामत परपटी, ठीक है ना। सूर्य क्षार, स्फटिका और नवसादर, इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक सेकंड, कंटिन्यू करते हैं रस सिंदूर से। रस सिंदूर में होता है हमारा पारद, गंधक, वो भी 1:6 में। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर हाईलाइट करके रखिएगा चीज़ को। पारद गंधक रेशियो कितना है हमारा? 1.6, ठीक है। उसके बाद मकर ध्वज, गंधक, पारद, स्वर्ण और 16, 8 और 1 के रेशियो में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है ना। वहीं सिद्ध मकर ध्वज में सिर्फ स्वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 4 के रेशियो में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रस कर्पूर को, पारद, गंधक, सेंधव इन सब में मात्रा में होता है। रस पुष्प को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें, ठीक है, एक आता है वर्ड हमारा समीर पन्नग, ठीक है। पारद, गंधक, मल्ल, हरताल, मनशिला और 1:1 के भाग में होता है सब कुछ, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और उसके बाद एक और चीज़ हमारी मुग्ध रस। मुग्ध रस पारद और खटिका 1:2 में होती हैं, ठीक है। खटिका का ज़्यादातर यूज़ नहीं आया है, खटिका का यहीं पे मुग्ध रस में यूज़ बताया गया है, ठीक है। इन सब के योग रोगाधिकार उनके सामने ही लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ताम्र पर रोगाधिकार काश कुछ, ठीक है।
इन सब में जो हमें याद रखना है वो करना, सभी याद रखनी है वैसे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गंधक जारना का क्रम क्या है हमारा। गंधक जारना का क्रम क्या है? गंधक से अभ्रक, अभ्रक में माक्षिक, स्वर्ण, नाग और वंग, फिर रत्न, ठीक है ना। और यही गंधक जारना का क्रम है, ये याद रखना है। समगुण गंधक जारण होगा तो 100 गुना, ये वैसे है थोड़ा सा, 100 गुना होगा। अगर द्विगुण होगा तो कुष्ठ को नाश कर देगा। त्रिगुण गंधक जारण होगी तो जड़ता से नाश हो जाएगी। पंचगुण में 6 रोग को, और षडगुण में होगा तो सभी रोग को हरने वाला गंधक बन जाएगा वो, ठीक है। मूर्छना के भेद बताए हैं। मूर्छना के 2 भेद हैं, साग्नि और निराग्नि, ठीक है ना। साग्नि में हम देखेंगे, साग्नि सगंध वाली है और निर्गग्नि सगंध। देखो इसमें एक टेबल बनानी है हमको छोटी सी इसके साइड में, उसमें लिखना है पहले साग्नि वाले 2, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हमें 2 चीज़ लिखनी है, साग्नि वाले और साग्नि के सगंध और साग्नि निर्गंध, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमें 2 अलग वर्ड दिखे हैं हमने, निराग्नि सगंध और निराग्नि निर्गंध, ठीक है ना। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या हैं? साग्नि में रस सिंदूर, रस पटवी, मकरध्वज, मल सिंदूर, ताल सिंदूर, समीर पन्नग। वहीं पे और कज्जरी निराग्नि सगंध का, ये जो इम्पोर्टेंट है इन सब में इम्पोर्टेंट ये है। रस कर्पूर व रस पुष्प किसका है? हमारा साग्नि निर्गंध का, और निराग्नि निर्गंध में मुग्ध रस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भस्म किसकी होती है? रस जारित, ठीक है। मध्यम भस्म वनस्पति से जारित होती है। कनिष्ठ भस्म हड़ताल व गंधक से जारित। अधम भस्म अरि लोह से जारित, ठीक है। 16 वर्णवत स्वर्ण, ठीक है ना। यहाँ स्वर्ण की बात हुई है। उसके बाद हम हिंगुल की बात करते हैं। हंसपाद हिंगुल व दरद हिंगुल, चमार, चरमार, प्रवालाभ, दैत्येंद्र रस, गिरि सिंदूर, ठीक है ना। हंसपाद, दरद, चरमार, प्रवालाभ, दैत्येंद्र और गिरि सिंदूर, ठीक है ना। इनको याद रखना है। हिंगुल के 6 टाइप्स हैं, ठीक है। बाकियों के यहाँ पे देखते हैं रासायनिक नाम। इनमें से जो हमें टिक करना है वो करना है रस पुष्प का H2Cl2 और रस कर्पूर, दोनों एक ही बात है बट अलग अलग नाम से, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपना। ये आपको नाम सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इस पर स्टार मार्क बना सकते है ना। जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में तो इनके बारे में याद हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम स्किप कर रहे हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि रस रस समुच्चय हिमालय पर्वत पर उत्पन्न द्रव्य हैं या सधु जात हाथी के बच्चे का मल या घोड़े के बच्चे का नाभि नाल है, ठीक है। रस रस समुच्चय ने बताया है कि ये सब द्रव्य जो हैं ऐसे करके हैं, ठीक है। कमपिलक, कमपिलक की बात करते हैं, ठीक से, ठीक है। कम्पिलक को यहाँ पे फलराज, कम्पिलक मेलोप्तस फिलिपिन्स फलरज है, ठीक है। फल का रज, ठीक है। इसको पार्ट को स्किप करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। प्रमुख भेद, प्रमुख भेद क्या क्या हैं उसके, ठीक है। पारद, पारद के भेद कितने हैं हमें पता है 5, ठीक है ना। रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक, ठीक है। अभ्रक के 4, पिन्नाग, नाग, मंडूक, वज्र, ठीक है। इन सब के भी 4 4 हैं, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, ठीक है। ये हमें याद है, पहले का ही पता होना चाहिए हमें। विक्रांत के 8 भेद हैं, माक्षिक के 3, विमल के 3, शिलाजीत के, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी साइड बुक है या फिर जैसे भी है, इन सभी की टेबल बना लें और एक ही टेबल में, जैसे जितना भी हमारा महारस का दे रखा है उसको एक टेबल में आपका एक पेज पर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखें, एक टेबल पे इनके सब के पार्ट, इनके बारे में क्या क्या दे रखा है ना। ये सब हमें पता होने चाहिए। इन सब में ये लोह के भेद जरूर, मुंड, तीक्ष्ण, कांत, ठीक है ना। और मुंड के फिर भेद है ना, फिर तीक्ष्ण के भेद, फिर कांत के भेद, ठीक है ना। इन सब में पहले मुंड के भेद हैं, मृदु, कुंठ, कडार। तीक्ष्ण के क्षर, सार, हिंडाल, तारावट, वाजिर और काल्लोह। कांत के भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक, रोमकांत्र। ओवरऑल ये हो जाते हैं 14, ठीक है ना, लोह के भेद, ठीक है ना। ये हमें याद रखने हैं। और हमें कुछ प्रमुख पर्याय, ठीक है,
कुछ प्रमुख पर्याय पारद के जैसे खेचरी, कलिकांतक, महारस। ये सब हमको नहीं पढ़ना है ऐसे, ठीक है ना, ये याद रखना है। बात कुछ मैं बात बता रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको अलग से नेक्स्ट में एंड में या फिर अपलोड कर दूंगा अभी, है ना, तो उसको उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक ये सब है इसके पर्याय। एक एक पर्याय देखेंगे ना तो हम इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट है, तभी हम पूरा का पूरा द्रव्य, मान लीजिए कोई भी द्रव्य उठा के पढ़ देते हैं, है ना, तो वही सही है, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, दोष, सभी के दोष कितने होते हैं, ठीक है ना। मेन हमें पारद के तो पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। पारद के कितने दोष होते हैं, 12, ठीक है ना। नैसर्गिक 3, विष, अग्नि और मल, ठीक है। यौनिक 2, यौगिक और औपाधिक हमारे 7, ठीक है। ताम्र दोष 8 होते हैं, लोह दोष 7, ठीक है ना, ये सब अलग है, ठीक है। एक और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रत्न के दोष, रत्नों के दोष पूछ लिए जाते हैं। ग्रास, त्रास, बिंदु, जलगर्भता, इसका श्लोक होता है, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना याद आ जाएगा कि ग्रास, त्रास, बिंदु, जलगर्भता क्या है, तो हम पता चलेंगे। ग्रास मतलब कुछ भाग अपारदर्शक या कुछ पारदर्शक होना, ठीक है ना, ग्रसित हो जाता है एक तरह से, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता। त्रास मतलब प्राकृत रंग से अतिरिक्त अन्य रंग का होना, मतलब ठीक है ना, कुछ वो प्राकृत रंग मान लो नीले कलर का है, कुछ तो नीला नहीं है, वो हल्का सा ब्लैकिश हो रहा है, ठीक है। बिंदु, बिंदु मान लो कोई रत्न है उसमें कोई बिंदु दिख रही है हमें, ठीक है ना, उसे वो बिंदु हो गया, है ना। रेखा मतलब कोई भी रत्न है उसमें कोई रेखा आ गई तो रेखा वाला। जलगर्भता मतलब उसके बीच में वाटर बबल्स आ गए हैं तो उसको जलगर्भता बोलेंगे, ठीक है ना। रत्न पारद के दोष का निवारण, दोष निवारण भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दोष निवारण इसलिए इम्पोर्टेंट है, दोष निवारण पहले तुम्हें दोष पता होना चाहिए, कितने थे पारद दोष, है ना, नैसर्गिक वाले, यौगिक वाले और अलग तीसरे हैं, ठीक है। तो उनके निवारण क्या है ना, नाग, वंग, मलदोष, अग्निदोष, विषदोष, चापल्य, गिरिदोष, असग्निदोष, ठीक है। इन सब में हमें स्टार्टिंग के 2 तो याद ही होने चाहिए, ठीक है, स्टिका चूर्ण, ग्रहधूम, हरिद्रा चूर्ण से, है ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शोधन, पारद का किससे है, ठीक है। ये हम सारा का सारा अपन में उसमें अभी अपलोड करूँगा, ठीक है ना, उससे देख लेंगे, ठीक है। गंधक, मनशिला और इनके गुणकर्म भी। कुछ प्रमुख औषधों में रस शास्त्रीय द्रव्य, ठीक है। 3 द्रव्य दे रखे हैं यहाँ पे, तीनों हमको याद रखने हैं गोविंद पारेख के, आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभावती, लक्ष्मी विलास, ठीक है। आरोग्यवर्धनी में क्या क्या होता है, शिलाजीत, ताम्र, अभ्रक और लौह, ये मेन होते हैं प्रमुख जो भी रसशास्त्र वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हमें आरोग्यवर्धनी में क्या याद रखना है ना, ताम्र, शिलाजीत, अभ्रक और लौह। इसमें दूसरे में माक्षिक, शिलाजीत और लौह, इसमें ताम्र, वंग और कांस्य, ठीक है ना। भावना, मात्रा, मात्रा सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने बात कही थी उसमें कि अलग अलग द्रव्यों का एक साथ हम वर्णन कर लेंगे, उसको हम पढ़ लेंगे, तो हम जो मैंने अलग लिख रखे हैं वो ये सही है। हम अगर मान लीजिए सिर्फ पर्याय के बारे में देखते हैं, ठीक है, और पर्याय सभी के एक साथ देख लेते हैं, तो वो हमको थोड़ा सा डाउट होता है कि यार ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एक द्रव्य को हम अगर लेके चलेंगे और अगर इसमें कंप्लीट द्रव्य अगर लास्ट के विष उपविष मैंने छोड़ दिए, है ना, तो उनको आप अपने हिसाब से ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कंपेटेबल है।
आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा कहीं भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। महारस से अभ्रक की बात करें तो महारस होता है अभ्रक, है ना। उसके पर्याय क्या होते हैं हमारे? पर्याय हैं हमारे, एक्चुअली सारा ही इम्पोर्टेंट है तो इसमें मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी देखेंगे जहाँ पड़ेगी ज़रूरत वहाँ हाईलाइट करेंगे। गौरीतेज, बहुपत्र, व्योम, गगन, वज्र। गगन परपटी याद है? गगन परपटी के नाम से आई थी एक, है ना। ठीक है, शोधन कैसे करना है? गोदुग्ध में 7 बार बुझान देने इसका शोधन होता है। मारण, धान्य अभ्रक चक्रिका बन जाती है ना। और नागर मोथा या चौनाई में मर्दन करने के बाद। ठीक है ना। भेद क्या है इसके? भेद हमने देखे थे, पिन्नाक, नाग, मंडूक, वज्र। इन सब के 4 और होते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। उसके बाद हमने देखा इसमें, एक सेकेंड, सत्वपातन। सत्वपातन कैसे करेंगे? 1/4 टंकड़ इसमें मिला लेंगे, है ना। और इसमें मूसली का स्वरस मिला लेंगे तो सत्वपातन हो जाएगा। और इसके बाद अभ्रक और कज्जली का रेशियो 2:1 में इसके साथ मर्दन कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट योग हैं, वो हैं आरोग्यवर्धनी वटी, पंचामृत परपटी, गगन, वसंत कुसुमाकर, श्वासकाश, चिंतामणि। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती तक। ठीक है ना, 1 से 2 रत्ती इसकी मात्रा हो गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम विक्रांत के बारे में। विक्रांत को क्या बोलते हैं? टोरमलीन, है ना। इसका अलग अलग पर्याय हैं, विक्रांत, चीन वज्रक, कुवज्रक, चूर्ण वज्र। इसके K2Al2O3 6 SiO2 हमें याद रखना है। कुलत्थ क्वाथ में 3 स्वेदन कराने से इसका शोधन हो जाता है। ठीक है, विक्रांत, गंधक, नींबू, सुरस या 8 गजफुट की अग्नि देने से इसका मारण हो जाता है। कितने? 8 गजफुट। ठीक है, श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावत और प्रभ, है ना। ये सब 8 इसके पर्याय हैं। कौन कौन से हैं? श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावत, प्रभ, श्याम, कृष्ण, कर्पूर। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है हमारा इसका सत्वपातन। गुड़, गुग्गलू, घृत, गंजा, टंकड़, मधु। द्रावक गण में जो है एक और ऐड करने से क्या बन जाता है? सॉरी, मित्र पंचक में एक ऐड करने से द्रावक गण बन जाता है। द्रावक गण में इसका सत्वपातन हो जाएगा। 3 घंटे तक मर्दन के बाद सत्वपातन कंप्लीट। 3 तरह के इसके योग हैं, रथ प्रभवटी, वसंत कुसुमाकर रक, सूचिका वरण रस। ये याद रखने लायक हैं। 1/24 से 1/11 रत्ती की इसकी मात्रा होती है, 5 से 10 ग्राम अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो। नेक्स्ट माक्षिक की बात करें, उसको पायराइट बोलते हैं। स्वर्ण माक्षिक, ताप तापी जिसके नाम हैं, इसको हम बोलते हैं Cu2S या फिर Fe2S। नींबू सुरस में भर्जन किया जाता है इसका तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। माक्षिक और गंधक, है ना, नींबू स्वरस के साथ 5 फुट की अग्नि के साथ हो जाएगा। स्वर्ण माक्षिक को हम C2FS C2S स्वर्ण माक्षिक को बोलते हैं, रौप्य माक्षिक को Fe2S। ठीक है ना, कुछ Fe2S2 को हम स्वर्ण माक्षिक बोलते हैं। 1/4 टंकड़ में नींबू सुरस मिलाने से सत्वपातन हो जाएगा। 2 तरह के इसके योग हैं, चंद्रप्रभा, पंचामृत। मात्रा 1/4 से 2 रत्ती तक। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप सिर्फ इस PDF को देख लेंगे, याद कर लेंगे, है ना, हो जाएगा। विमल, आयरन पायरेट बोलते हैं। यहाँ देखिए, इसको पायरेट बोला, इसको आयरन पायरेट। रौप्य माक्षिक, ताप्य, तापीज, इन सब के नाम हैं। वासा सुरस में इसका स्वेदन कर देने से स्वेदन हो जाता है। बढ़ल या लकुच फल में इसका मारण बन जाता है। ठीक है, कितने गजफुट की अग्नि चाहिए हमारे पास इसे? 10 गजफुट की। हेम विमल, रौप्य माक्षिक, कांस्य विमल, इसके पर वो भेद हैं। ठीक है, 3 भेद हैं। टंकण मेष रंगी भस्म से लकुच स्वरस में मिलाने के बाद ये क्या बन जाता है? इसका सत्वपातन हो जाता है। 2 तरह के इसके योग, 6 के इसके योग, ग्रसेन चूड़ामणि, आधे से 2 रत्ती की मात्रा। ठीक है, शिलाजतु, है ना, मिनरल पिच बोलते हैं इसको। अश्मज, गिरीज, अद्रिज, अश्मूत, शिलामय। ठीक है, इन सब से बना हुआ है। क्षार, अम्ल, गोमूत्र के प्रक्षालन से ये शुद्ध हो जाता है। मन, शिला, गंधक, हरताल, मातुलंग स्वरस के मिलाने से और कितने पुट की अग्नि? 8 उपलों के पुट का अग्नि देने से इसका मारण हो जाता है। गोमूत्र, कपूर, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, है ना, ये सब इसके पर्याय बताए हैं।
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह, ये जो पर्याय हैं यहाँ तक के, ये बताए हैं चरक ने। नाग और वंग ऐड करके सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद द्रावक गण में अम्ल द्रव्य प्लस मूसा प्लस तीव्र अग्नि से हम मिला देंगे तो इसका सत्वपातन हो जाएगा। योग हैं इसके आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा, शिलाजित्वादि लोह। 2 से 8 रत्ती की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट शस्यक Cu2SO4.7H2 तुत्त तुत्थक मयूरक ताम्रकप इसके नाम। नींबू सुरस 3 की भावना देने के बाद ये बन जाएगा। 2 तरह के इसके होते हैं, स्वर्ण माक्षिक रक्तवर्ण का, कालिका कृत्रिम। 1/4 टंकर नींबू सुरस मिलाने से ही क्या हो जाएगा इसका सत्वपातन। इसके योग हैं त्रिलोक्य, चिंतामणि, महामृत्युंजयी और जात्यादि तेल। आधे 1/4 पल से 1/8 से 4 रत्ती तक। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चपल की। ठीक है। और फिर रसक। ठीक है। रसक में हम देखते हैं कि रसोद्भव, खरपर, यशद, कटुतुंबी के साथ पकाने वाले को हम यशद बोलते हैं। पारद खरपर में 1/1 से पका लेने का इससे मारण हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम सारे द्रव्यों का हम एक एक अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि एक एक द्रव्य का मान लो मैं ऐसे करके एक कॉलम बना के सिर्फ अभ्रक के बारे में लिख लेता हूँ और फिर मेरे को याद हो जाता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। महारस का जैसे मैंने ये बनाया है इसी तरीके से बना के याद कर लीजिए, है ना। अगर आप ऐसे सीरीज़ में पढ़ेंगे कि सबके पर्याय ये हैं, इनके फिर डेंसिटी ये है, ये सब अगर आप करेंगे तो ये याद नहीं हो पाएगा। इतना आप श्योर मान लीजिए, ये गलत तरीका है। ठीक है, ये सही तरीका है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसके आगे कंटिन्यू और चीज़ों को जो दे रखी हैं हमारी बुक में, गोविंद पारिख में। ये वीडियो गोविंद पारिख की बुक के लिए है, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर इस पर नहीं डालूँगा यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं पेज नंबर 274 से। ठीक है, 274 पेज नंबर पे हमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है। पहली चीज़ तो हमें दे रखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइननेस ऑफ पार्टिकल साइज, अगर जितना जितना फाइन हमारे पास साइज होगा उससे लेप, भस्म, सिंदूर, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट से बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे 5% ऑफ एल्कोहल कंटेंट, एल्कोहल कंटेंट की मात्रा से निर्धारित होगा वो आसव और अरिष्ट बनेंगे। ठीक है ना। और फैट कंटेंट से क्या होंगे, अवलेह और घृत, घृत में फैट होता है इसीलिए। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्वाधिक पारद स्पेन में अल्मोडन की खान से प्राप्त हुआ। ठीक है, अल्मोडन की खान से प्राप्त हुआ, है ना। ये उपयोगी बिंदु हैं, इनको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट कहीं से भी कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 1 से 5 संस्कार से पारद दोष मुक्त हो जाता है। 6 से 8 संस्कार करेंगे तो पारद बल व तेज की वृद्धि हो जाएगी, जो कि हम देख चुके थे अभी। ठीक है, पारद के बल और वृद्धि की बल व तेज की वृद्धि होगी तो 6 से 8 संस्कार तक। ठीक है, बीच में फिर हम देखेंगे उसके बाद देखते हैं जारण। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जारण या जारना, पारद द्वारा गंधकादि द्रव्य को इस तरह पचाना कि उसमें ज़्यादा भार की वृद्धि ना हो, तो इसको हम जारना कहते हैं। ठीक है। यशद का प्रयोग रात्रि स्वेद की चिकित्सा में किया जाता है, इसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यशद का प्रयोग रात्रि स्वेद की चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है। और उसके नीचे का विवाद, प्रवाल भस्म श्वेत वर्णी एवं पिष्टी गुलाबी वर्ण की होती है। ठीक है, प्रवाल भस्म किसकी है, श्वेत वर्णी, और पिष्टी उसकी कैसी है, गुलाबी वर्णी की। ठीक है ना। ठीक है। और ये भी चरक संहितोक्त ब्रह्म रसायन में ताम्र धातु का वर्णन है। चरक संहिता में जो ब्रह्म रसायन वर्णन है उसमें ताम्र धातु का वर्णन है, तो रसशास्त्र का वर्णन आता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना। उसकी परपटी की सामान्य मात्रा हमने तब भी बताई थी स्टार्टिंग में, मात्रा पता होनी चाहिए। 1 से 2 रत्ती होती है परपटी की सामान्य मात्रा। परपटी कल्प जो है वो 40 दिन का चलता है। कल्प का मतलब पता ही हमें, है ना, बढ़ाते चले जाते हैं मात्रा साथ में। ठीक है।
रस चिकित्सा को दैवी चिकित्सा भी कहा गया है। किसी भी पूछा जाए देवी चिकित्सा किसको बोलते हैं, तो रस चिकित्सा को। ठीक है, अब हम देखते हैं सुश्रुत ने प्रथमत हड़ताल व फेनाश्म का वर्णन किया। सबसे पहले सुश्रुत ने हड़ताल और फेनाश्म का वर्णन किया। अंजन का अंत प्रयोग एवं पारद का शब्द वर्णन। ब्रह्म प्रयोगार्थ सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में आया है। ठीक है, अब और एक और चीज़ इसमें है कि ताम्र सबसे प्राचीन धातु है, ताम्र सबसे ज़्यादा प्राचीन धातु है, और यशद को काल निर्णायक धातु भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। कृष्ण वज्र अभ्रक सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। वज्र अभ्रक में सबसे कृष्ण वज्र अभ्रक है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम, जहाँ नाग व वंग मिलता है उसी स्थान पर प्राय चपल भी मिलता है। जहाँ जहाँ हमें नाग और वंग मिलेगा वहीं वहीं हमें चपल भी मिलेगा। इसमें एक वर्ड और है, अशुद्ध लोह सेवन से अष्ट महागत की उत्पत्ति होती है ना। अशुद्ध लोह का सेवन अगर करेंगे तो अष्ट महागत की उत्पत्ति हो जाएगी। अष्ट महागत में होते हैं 8 व्याधियाँ। ठीक है, जो कि अलग से हम पढ़ चुके हैं। स्वर्ण सेवन में अपथ्य, बिल्व फल का स्वर्ण सेवन में अपथ्य बताया गया है। स्वर्ण का सेवन कर रहे हैं तो हम बिल्व को यूज़ में नहीं लाएंगे, इसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो नागार्जुन थे मयूरी विद्या के ज्ञाता थे। हमें पता है नागार्जुन गए थे वहाँ पर मयूरी विद्या सीखने के लिए। ठीक है ना, ये निश्चंद्र होना अभ्रक का प्रधान लक्षण है। ठीक है ना, प्रधान लक्षण अभ्रक का है निश्चंद्र होना। देखता नहीं, ज़्यादातर समय देखते चंद्रिका बन रही है, चंद्रिका बन रही है, तो अभ्रक का जो है वो निश्चंद्र होना। ठीक है, और रस का ध्यान मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्तिदायक है। रस का अगर ध्यान भी करना तो ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति के दायक है ना। तो रस इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है। ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पे, पंचविध पारद पूजा महापातक नाशनी बताई मानी गई है। ठीक है ना, उसके बाद पारद की अगर निंदा कर देते हैं तो घोर नरक की प्राप्ति मानी गई है। पारद की निंदा करना घोर नरक की प्राप्ति मानी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि हिंगुल दरद देश से व पातना यंत्र से निकाली जाती है। ठीक है, स्वर्ण की उपधातु माक्षिक होती है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद रस तरंगिणी में कितनी तरंगे हैं, 24 तरंगे हैं। ठीक है, पारद का एंटीडोट, पारद का एंटीडोट क्या है हमारे पास, कोडांड त्वक है ना, कुष्मांड स्वरस कदली पत्र। ठीक है, और एक और यहाँ पे सप्तशाली वटी निर्गंध व निराग्नि मूर्छा है। निर्गंध व निराग्नि मूर्छा में हमारे पास एक ही चीज़ थी, कौन सा, मुग्ध रस। ठीक है, एक और यहाँ पे बताइए उन्होंने सप्तशाली वटी। ठीक है, पारद सेवन काल में अपथ्य वो शोभांजन है। ठीक है ना, और विबंध हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें, विबंध होने पर हरित की व पिप्पली का सेवन करना चाहिए। ठीक है, बस। और यहाँ पर है, हाँ, माक्षिक सेवन में अपथ्य क्या होगा, कुलत्थ व कपोत का मांस। कपोत का मांस और कुलत्थ, कपोत का मांस लघु वगैरह होता है तो माक्षिक का सेवन करना है, तो ये सब हमारे लिए क्या है, अपथ्य है ना। स्वर्ण सेवन काल में एक ही अपथ्य बताया गया है, बिल्व फल। यहाँ पे इन्होंने दोबारा इस चीज़ को हाईलाइट करके बोला है कि स्वर्ण सेवन काल में एक ही चीज़ अपथ्य है, वो है बिल्व का फल, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोबारा से, प्रवाल व मुक्ता को छोड़कर शेष रत्नों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी के जितने रत्न हैं उनमें जो काल है उनका काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, बस। और हीरे की भस्म का वर्ण श्वेत होता है। हीरा जैसा भी है लेकिन उसका जो भस्म होगी उसका वर्ण क्या होगा, श्वेत है ना। हीरे का कलर क्या होता है, कुछ कलर नहीं होता है, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट। ठीक है ना, उसके बाद ये सब बताया गया है। 8 मणियाँ है ना, ये हमें पता ही है ना, बस यहाँ पे टिक कर लेना कि यहाँ 8 मणियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना, और एक और हीरे की 3 जातियाँ होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए, नर नारी नपुंसक। ठीक है ना, और इनके श्लोक के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें बोला है, अष्टाश चाष्ट फलकम षट कोणमति भासुरम, चिपिटकार व वर्तुल होती है, वर्तुल को त्रिकोणांग या फिर गुरु। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और बात है, खेचरी गुटिका का वर्णन कहाँ गया है? गोरक्ष संहिता में आया है। काक बंदया जल कर्म रोग शीतवात व रक्तवात रत्न समुच्च। ये इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रमुख अवधान वाला टॉपिक, इसको याद करके पढ़ना है सारा। धातु ज्वाला का वर्णन रसायनों में आया है, ठीक है। अर्क कल्पना का प्रथम वर्णन किस में आया है? शोढल निघंटु में बताया है। पंचभद्र गण का वर्णन शारंग संहिता में, ठीक है। सर्वप्रथम पोटली कल्पना का निर्माण रसेंद्र सार संग्रह में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये इम्पोर्टेंट है, सीव का नंबर। सीव मतलब छलनी, छलनी का नंबर क्या होगा? कोर्स पाउडर के लिए 10 नंबर की छलनी, मॉडरेटली कोर्स मतलब थोड़ा सा पिसा हुआ है तो 22 नंबर की, फाइन है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा तो 44 नंबर की छलनी, बहुत ज़्यादा और बिल्कुल फाइन है तो 85 नंबर की, वेरी फाइन मतलब बहुत बिल्कुल बारीक है तो उसमें 120 नंबर की छलनी का प्रयुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ एंड होती है रस शास्त्र की। होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए हैं तो इनकी डिटेल में रस शास्त्र की हम बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट में दोबारा से पूछ सकते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो की तरह है, रिवीजन में आप जैसे एक शॉट में सारा रसशास्त्र आंखों के सामने से बस निकाल लें, इसलिए है ये, ठीक है ना। बीच में जो कुछ पोर्शन था वो मैंने अपना अलग से लिखा था तो वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। होप करता हूँ आपको सही लगेगा। थैंक यू एवरीवन।